हेलो भाई, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल? बढ़िया। आई होप के सारे अच्छे होंगे। तो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। ये चौथी क्लास है बच्चा। इसके अंदर हम बात करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के जो चरण होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 क्लास हो चुकी है, इंट्रोडक्शन है, नेचर है, वो सारी चीज़ें हो चुकी है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से प्ले लिस्ट है भाई। प्ले लिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट जो डिटेल में कोर्स है वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है। और कैसी लग रही है क्लास ये भी कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास अच्छी लग रही है तो अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर करना, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और भी मैं भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है। चलिए, तो प्ले लिस्ट है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आप JBT की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग NVS की तैयारी कर रहे हैं, KVS की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऑल टीचिंग एग्जामिनेशन, सभी के सभी टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए बच्चा ये जो क्लासेस है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की, ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की क्लास में बात करते हैं शिक्षा के चरण की। ठीक है। तो बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें कि टीचिंग क्या होता है बच्चा, ये कह रहा है कि टीचिंग being defined as an interactive or dynamic process. A number of activities proceed actual teaching, and the process involve numerous action as well as many action that follow the actual classroom teaching. ये कह रहा है टीचिंग जो है ना बच्चा, एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है। जिसमें वास्तविक शिक्षण से पहले अनेक गतिविधियां होती है, यानी कि अगर आप पढ़ाने जाते हैं क्लासरूम के अंदर, तो जो एक्चुअल में जो टीचिंग करते हैं ना बच्चा, उससे पहले बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। जिस तरह मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो इससे पहले बहुत सारी एक्टिविटीज हुई थी, है ना। उनको बोलते हैं फेज ऑफ टीचिंग। ठीक है। और शिक्षण के बाद भी बच्चा बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जब आप एक टीचर बन जाएंगे तो आप क्लास में जाने से पहले आपका लेसन प्लान होगा, सारी चीज़ें आप तैयार करेंगे। फिर ड्यूरिंग टीचिंग आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, वो अलग होगी। पोस्ट टीचिंग आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, वो अलग होगी। यानी पढ़ाने के बाद आप कैसे इवोल्यूशन करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एवेल्यूएशन करते हैं। ये कह रहा है 1966 फिलिप जैक्सन्स, इन्होंने एक थ्योरी दी थी बच्चा। इन्होंने पुरस्क्रियात्मक, यानी कि जो प्री एक्टिव स्टेज होती है और अंतःक्रियात्मक चरणों के बीच अंतर डिफाइन किया था। ठीक है। तो इसीलिए बच्चा इसे बोला जाता है फेज ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड फिलिप जैक्सन्स एनालिसिस ऑफ टीचिंग। ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसका मतलब यही है बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। फिलिप जैक्सन एनालिसिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा, जो फेजेस है टीचिंग के, उनको हम लोगों ने 3 फेज में डिवाइड किया है ना। देर आर 3 फेजेस ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर एक आता है सर प्री एक्टिव फेज, एक आता है इंटर एक्टिव फेज, एक आता है पोस्ट एक्टिव फेज। इनका मतलब क्या है, पहले इनका मीनिंग को जान लेते हैं, फिर आगे समझेंगे इनके बारे में डिटेल। प्री एक्टिव फेज का मतलब क्या होता है कि आप क्लास लगाने से जो पहले, प्री का मतलब होता है बच्चा पहले, यानी आप क्लासरूम में जाने से पहले जो आपकी एक्टिविटी होती है, पहले आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, उस फेज को हम बोलते हैं प्री एक्टिव फेज। इंटर एक्टिव फेज मतलब क्लास के दौरान, ठीक है, जब आप पढ़ा रहे हैं उस दौरान का जो फेज होता है, उस दौरान एक्टिविटी, जो एक्टिविटी होती है, उस दौरान आपके जो गोल होते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं इंटर एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी कि आपने क्लास हो लिया, क्लास का कंप्लीट हो गया, आपकी क्लास के बाद में आपकी जो एक्टिविटीज होती है, किस तरह टेस्ट लेना है, किस तरह स्किल टेस्ट लेना है, एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है, बच्चों के बिहेवियर को आपको एनालिसिस करना है, आपके टीचिंग स्किल के अंदर क्या कमी रह गई उसको आपको एनालिसिस करके आपको उसको मॉडिफाई करना है कि हम किस तरीके से बच्चे को टीच करवा पाए। तो ये 3 स्टेज में बांटा गया है सर, 3 फेज है हमारे, प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव, पोस्ट एक्टिव। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले प्री एक्टिव स्टेज की बात करते हैं। तो पहला बात आता है बच्चा कि प्री एक्टिव स्टेज के अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए बच्चा। ठीक है, उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो पहला कह रहा है, इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स है जिनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्लास लेने से पहले, बच्चों को पढ़ाने से पहले आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ उद्देश्य, कुछ एम होने चाहिए। सबसे पहला है मेंटल लेवल एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स। आपको सबसे पहले स्टूडेंट का जो मानसिक स्तर है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा बच्चा, स्टैंडर्ड ऑफ द लेसन एंड द क्लास। क्लास का जो आप पढ़ा रहे हैं या फिर जो लेसन पढ़ा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड आपको कितना रखना है, इस चीज का भी आपका ध्यान में रखना है। अगला है रिसोर्सेज अवेलेबल इन द क्लास। क्लास के अंदर आपके पास कितने, किस किस प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनका यूज करके आप टीचिंग कर सकते हैं। अगला है बच्चा एनवायरमेंटल एंड इट एस्पिरेशन, पर्यावरण और उसकी जो एस्पिरेशंस है, किस तरह का माहौल, किस तरह का एनवायरमेंट क्लासरूम के अंदर है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द नेशन, राष्ट्र का सामाजिक राजनीतिक दर्शन, मतलब हमें, मतलब पूरा जो है हमारे देश के अंदर
जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी पॉलिटिकल हमारे क्या चीजें हैं, उन मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्लासरूम में जाने से पहले सभी चीजों का आपका नॉलेज होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए, आपके उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको पहले से ज्ञान होना चाहिए जब आप अपना लेसन प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इस प्री एक्टिव फेज को हम लोग प्लानिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लानिंग फेज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्लान करते हैं, हमारे लेसन को प्लान करते हैं कि हमें पढ़ाना क्या है। अब जैसे कि मुझे आपको ये पढ़ाना था, ठीक है, मुझे आपको, अब मुझे पता है मेरे से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी मास्टर्स, ऑलरेडी जो बीएड वगैरह डीएलएड वगैरह करके आ चुके हैं। तो मुझे इस उनको किस तरीके से पढ़ाना है, उनका क्या मेंटल लेवल है, और मुझे क्या पढ़ाना है, किस लेवल तक का पढ़ाना है, क्या चीज़ें हैं, मेरी जो क्लासेस है वो कौन से एग्जाम तक को टारगेट कर रही है, मुझे किसी लेसन के अंदर, किसी पार्ट के अंदर कितना डीप जाना है, किसी चीज का कितना ओवरव्यू देना है, किस चीज के बारे में कितना डिटेल एनालिसिस करना है, इन सभी चीजों की प्लानिंग जो होती है वो क्लासरूम में जाने से पहले ही होती है बच्चे लोग। ठीक है जी। आगे आता है सब्जेक्ट मैटर। दूसरी चीज जो होती है आपकी प्री एक्टिव फेज के अंदर, आपका सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है सर? सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि आप क्या मटेरियल पढ़ाने वाले हैं, आपकी एक्चुअल में इसे बोलते हैं विषय वस्तु, है ना। तो आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी व्हाट इंफॉर्मेशन, क्या आप जानकारी देना चाहते हैं, है ना। आप अपने लेसन के अंदर, आप अपनी क्लास के अंदर क्या जानकारी बच्चों को देना चाहते हैं। सेकंड है व्हाट कॉन्सेप्ट्स, क्या अवधारणाएं हैं, क्या कंसेप्ट आप यूज करना चाहते हैं। व्हाट स्किल, कौन किस तरह की आपको स्किल आपको क्लासरूम के अंदर जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का मेंटल लेवल आप जान चुके हैं, किस तरह के किस लेवल तक के बच्चे हैं, तो आप कैसी स्किल का आप इस्तेमाल करेंगे, ये भी बड़ा मैटर करता है। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट, आपका जो कंटेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का कंटेंट आप क्लासरूम में पढ़ाने वाले हैं। तो ये चीज भी मैटर करती है, ये भी प्री एक्टिव स्टेज में होती है, क्लासरूम में जाने से पहले ही इन चीजों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो होता है बच्चा, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि हेयर द सिलेक्टेड कंटेंट पॉइंट आर अरेंज्ड एंड सीक्वेंस्ड। ये कह रहा है जो कि भी आपका कंटेंट है, जो आइडियाज है, जिनको आप अप्लाई करने वाले हैं क्लास के अंदर, वो आपके क्या होनी चाहिए बच्चा, वो आपके एक व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए, एक सीक्वेंस्ड वे में होनी चाहिए। सही बात है ना। नेक्स्ट है बच्चा टीचिंग स्ट्रेटजी। ये कह रहा है अंतिम रूप से विचार करना, कक्षा में क्या प्रदर्शन करना है और इस पर पुनर्विचार करना। टू गिव द फाइनल लुक एंड रिवाइज द परफॉर्मेंस, आपको क्लास में जो प्रेजेंटेशन करना है, जो चीज को आपको प्रेजेंट करना है, आपको लास्ट में क्लास में जाने से जस्ट पहले आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैं इस लेसन प्लान को, इस लेसन को जो हमने प्लान किया हुआ है, इसको किस स्ट्रेटजी के माध्यम से हम डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे क्लास के अंदर, ताकि बच्चे उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। उदाहरण के लिए बच्चा, यदि विषय वस्तु को कहानी सुनाने या विपरीत शब्दों की तकनीक से समझाया जा सकता है, पहला तरीका छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होता है, दूसरा तरीका बड़ी उम्र के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है, मैंने हर एक फेज के अंदर एक एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड किए हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये कह रहा है कि जैसे कि हम स्टोरी टेलिंग मेथड यूज कर रहे हैं, तो स्टोरी टेलिंग मेथड जो होती है वो छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है स्टोरी टेलिंग मेथड। तो ये आपको विचार करना है कि आपकी कैसी टीचिंग स्ट्रेटजी है, आप किस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने कंटेंट को। ठीक है, या फिर आप कोई दूसरा तरीका, कोई टेक्निकल आप चीजों को समझा रहे हैं, टेक्निकल शब्दों का यूज करके टेक्निकलिटी ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो जो तकनीक होगी वो आपके बड़े बच्चों के लिए ज्यादा कारगर होगी। क्योंकि छोटा बच्चा टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, उसे आपको कहानियों के माध्यम से ही सुनाना, समझाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारी एनसीईआरटी की जो बुक होती है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक होती है, वो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। छोटी क्लासेस की जो बुक होती है, प्राइमरी लेवल की जो किताबें होती है, उसमें आपने देखा होगा कि हर एक चीज को स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बड़ी क्लासेस की किताब देखेंगे, वहाँ चीज़ों को टेक्निलिटी ज़्यादा वहाँ पर इंक्लूड की गई है, तकनीक मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें थोड़ी इंक्लूड की गई है, क्योंकि अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, उसे समझ आ चुकी है चीज़ों की, अब वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को भी वह समझ पाएगा और उसके बारे में अध्ययन कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चा इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज का मतलब होता है कि जब आप क्लासरूम में चले गए, ठीक है, अभी तक की जो चीजें थी वो थी क्लासरूम से पहले की प्री एक्टिव स्टेज, ठीक है, अब है इंटरएक्टिव फेज। जैक्सन के अनुसार, ठीक है, नाम याद रखना है, जैक्सन के अनुसार अंतः क्रियात्मक चरण में शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की मौखिक उत्तेजनाएं प्रदान करता है, स्पष्टीकरण देता है, प्रश्न पूछता है, विद्यार्थियों से उत्तर सुनता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
इंटरएक्टिव फेज के अंदर, इंटरएक्टिव फेज के अंदर जो टीचर होता है, ये बच्चों के अंदर एक स्टिमुली, उत्तेजना पैदा करता है कि किसी आप जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहे हैं उसके लिए बच्चा जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए कि बच्चा क्यों पढ़ना चाहता है, क्यों उसके लिए वो काम की चीज है। तो ये चीज बिल्ड करना एक शिक्षक का काम होता है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये चीज बिल्ड करूं क्लासरूम के अंदर, कि मेरी वीडियोस के अंदर, कि आपको लगना चाहिए कि यार हम किसी इस वीडियो को क्यों देखें, हमारे क्या काम की है। तो मैंने क्लासरूम में स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए थे कि साहब हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो गवर्नमेंट टीचर एग्जामिनेशंस के अंदर तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है, और इस तरह से अपने सवाल पेपरों में पूछे जाते हैं, किस किस पेपर किस किस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है एक तो बच्चे के अंदर एक उत्तेजना, एक स्टिमुली पैदा करना है ना, और उसको अलग अलग टाइप से एक्सप्लेनेशन करना, बच्चे से क्वेश्चन पूछना, ये सब एक्टिविटी जो क्लासरूम के दौरान होती है वो सब आती है इंटरएक्टिव फेज के अंदर। ठीक है, पहले इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, तो फर्स्ट जो होता है वो होता है साइजिंग ऑफ द क्लास, यानी कि क्लासरूम का आकार क्या है। आकार का मतलब क्लासरूम के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को आपको पढ़ाना है, टीचर शिक्षक रेशियो कितना है, वे कौन से छात्र हैं जो पढ़ाने के दौरान आपके साथ सहयोग करेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए इस दौरान कि यहाँ पर क्लास के अंदर कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। होता देखिए क्लास के अंदर हर एक तरह के बच्चे होते हैं, तो इसमें कौन से बच्चे आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, कौन कौन से आपके जो टीचिंग है उसके अंदर समस्या पैदा कर रहे हैं। अगर इन सभी चीजों की ज्ञान होगा, सभी चीजों का पहले से ही नॉलेज होगा, इसको बोलते हैं साइजिंग अप द क्लास, कि आपने क्लास को साइजिंग अप कर लिया, क्लास का पूरा एनालिसिस कर लिया, आपको क्लास के अंदर हर चीज के बारे में पता है, तो आप लोग और अच्छे बेहतर तरीके से शिक्षण करवा पाएंगे। जैसे कि हम YouTube पर ऑनलाइन लाइव क्लास पढ़ाते हैं तो उस दौरान बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोऑपरेट भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समस्या भी पैदा करते हैं। तो हमें इस चीज के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए कि हम उन चीजों के साथ कैसे डील करेंगे। ठीक है, कितने बच्चे मेरी क्लास देखने आने वाले हैं, दैट्स ऑल। अगला है बच्चा डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर। डायग्नोसिस मतलब छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताएं। देखिए बच्चा क्या होता है, हर एक छात्र के अंदर, हर एक विद्यार्थी के अंदर, हर एक लर्नर के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या होती है बच्चा, एबिलिटीज होती है, अलग अलग टाइप का सबका इंटरेस्ट होता है, सबका एटीट्यूड बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आप जागरूक होने चाहिए। ठीक है ना। अगला कह रहा है छात्रों की विभिन्न छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि उसके पर्सनल एबिलिटीज, क्षमताएं, इसको बोलते हैं डिफरेंसेस, विभिन्नताएं होते हैं डिफरेंसेस, क्षमताएं, उसकी रुचियां क्या है, उसका दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, एटीट्यूड क्या है, आवश्यकताओं और प्रवेशात्मक जो व्यवहार है उसका, उसका जो बिहेवियर है उसके बारे में जागरूक हो जाता है टीचर। ठीक है, इस जब क्लास में जाता है तो इन सब चीजों के बारे में जागरूक हो जाता है ना। सब बच्चे टीचर को पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा जो है इसकी क्या एबिलिटी है, कितना ये समझ पा रहा है, किस लेवल तक का समझ पा रहा है। हर एक बच्चे, क्योंकि सबकी जो एबिलिटी होती है, सबके अंदर जो पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने अपने एटीट्यूड होते हैं। मतलब किसी चीज को कोई किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, किसी चीज को कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। समझ रहे हो। चलिए अगला है ट्रीटमेंट गिवन बाय द लर्नर। ठीक है, और गिवन टू द लर्नर, लर्नर को ट्रीटमेंट देना है ये टीचिंग एक्टिविटी के दौरान। द टीचर डज सम एक्टिविटीज बाय आस्किंग क्वेश्चन or by showing some material aids in the class, student react to these stimuli, leading to the some responses from the teacher also। जब कोई शिक्षक क्लास में प्रश्न पूछकर या कुछ भौतिक सहायता, मतलब किसी भी तरह की कोई उनको प्रेजेंटेशन दिखा करके, ठीक है, कुछ गतिविधि करता है तो छात्र इन उत्तेजनाओं के प्रतिक्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक की ओर से भी कुछ प्रतिक्रियाएं होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात कर रहा है कि क्या होता है जब भी क्लास के अंदर कोई टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, बच्चे को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या करेगा, टीचर को क्लास के अंदर एक्टिव होना पड़ता है सर, है ना। टीचर को क्लास के अंदर एक्टिव होना पड़ता है, टीचर को क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो बहुत सारी चीजें, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी मटेरियल, कुछ भी शिक्षा सहित सामग्री जो होती है उसकी हेल्प करती है जो टीचिंग में। ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई फोटो है, कोई इस तरह की चीज दिखाते हैं, तो इससे बच्चे के अंदर क्या होता है, एक उत्तेजना, स्टिमुली पैदा होती है, और जिसके प्रति बच्चा क्या करता है, फिर एक्शन लेता है, मतलब एक रिएक्शन करता है, और ये एक्शन करता है और उसके फिर अगेंस्ट टीचर को भी अपना एक रिएक्शन, या टीचर की भी कुछ प्रतिक्रियाएं जो होती है वो इंक्लूड होती है ना। पहले बच्चा रिएक्ट करेगा, फिर टीचर रिएक्ट करेगा, बच्चा रिएक्ट करेगा, टीचर रिएक्ट करेगा। यही क्लासरूम का एक माहौल, एक तरीका होता है सरकार। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि जब आपने पढ़ा दिया, सारी चीजें बच्चे को पढ़ा दी, पहले आपने क्या किया, प्री एक्टिव फेज में आपने पूरा लेसन प्लान तैयार किया,
ठीक है, क्या क्या चीज के आपके ऑब्जेक्टिव है, किस किस चीज को आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह का आपका सब्जेक्ट मैटर है, क्या आपको पढ़ाना है, कितना डीप पढ़ाना है। दूसरा, जब क्लासरूम में गए तो क्लासरूम में आपकी फुल तरह से एक्टिविटीज होनी चाहिए, सारी की सारी एक्टिविटीज होती है, टीचर बच्चे से सवाल पूछता है, बच्चे के एक्शन होते हैं, रिएक्शन होते हैं, तरह की चीजें होती है ना। दैट्स ऑल। आगे आता है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज मतलब आपने अपना लेसन पढ़ा दिया, आपने अपना जो भी पढ़ाना था, जो चैप्टर जो पार्ट आपको पढ़ाना था आपने पढ़ा दिया, ठीक। ये कह रहा है इट इज ए फेज ऑफ evaluation and follow up the operation at the pre-active and inter-active phase। ये कह रहा है ये जो स्टेज है ना, जो पोस्ट एक्टिव स्टेज है, बाद वाली जो स्टेज है, ये क्या है, ये इससे पहले जो भी आप लोगों ने ऑपरेशन किया, प्री एक्टिव स्टेज में आपने अपना लेसन प्लान किया, पोस्ट एक्टिव सॉरी इंटरएक्टिव में आपने प्रेजेंट किया अपने लेसन को, और जो लास्ट वाली पोस्ट एक्टिव फेज होता है, इसके अंदर क्या होता है दोस्त, इसके अंदर आपको उसे एवेल्युएट करना है, एवेल्युएट करना है, उसका मूल्यांकन करना है ना, कि क्या आपने जो पढ़ाया वो बच्चा समझ पाया और कितना समझ पाया, अगर नहीं समझ पाया तो उसे किस तरीके से समझाया जा सकता है। समझ रहे हो, ये काम होता है पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। पहला होता है बच्चा डिटरमाइन द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द बिहेवियर। जो व्यवहार होता है ना लर्नर का, द टीचर कंपेयर्स द रियल बिहेवियर चेंज ऑफ द स्टूडेंट विद देयर एक्सपेक्टेड बिहेवियर। इफ देयर इज ग्रेटर सिमिलरिटीज बिटवीन द टू, इट इज अज्यूम्ड दैट ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। ये कह रहा है शिक्षक छात्रों के वास्तविक व्यवहार परिवर्तन की तुलना अपने अपेक्षित व्यवहार से करता है, दोनों में अधिक समानता है तो माना जाता है। देखिए, अब देखिए, मैं कोई एक उदाहरण बताता हूं कि अगर आप क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं, आप एक अध्यापक हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप क्लासरूम में, अब जिस तरह मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने आया हूं भाई, तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने आया हूं, तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन होगी कि सर मेरा ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चे के बिहेवियर में, बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि सर उसके डेली लाइफ के बिहेवियर की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में उसका जो भी बिहेवियर है, मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा को जो जो डिफिकल्टीज इन स्टेजेस को समझने में, इन फेजेस को समझने में आ रही थी, मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये क्लास देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद बच्चे के अंदर ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चीजें जितने भी चीजें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अब बच्चे के अंदर मैं क्या करूंगा, उसको एवेल्युएट करूंगा, मूल्यांकन करूंगा, ठीक है। या आप भी टीचर है, आप भी क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। आपको बच्चे के अंदर जो बिहेवियर में जो चेंज मिलेगा और जो आपका एक्सपेक्टेशन था, अगर उन दोनों के अंदर समानताएं हैं भाई, बच्चे के अंदर वैसा ही चेंज आया जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लगभग लगभग 100% तो नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि सबकी डिफरेंट एबिलिटीज होती है, सबकी अलग अलग क्षमताएं हो सकती है। तो बच्चे के अंदर कितना परिवर्तन आया उसके बिहेवियर में, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, क्या उतना आप चेंज कर पाए। अगर इन दोनों के अंदर कुछ भी समानता, मतलब बहुत अधिक समानताएं हैं, कुछ भी तो थोड़ी नहीं, तो लगभग 60-70%, 80% तक आपके दोनों चीजों में सिमिलरिटीज हैं, इसका मतलब आपने गोल को अचीव कर लिया। समझ रहे बात को, यस सर। तो आपको बिहेवियर को डिटरमाइन करना। नेक्स्ट है बच्चा यूजिंग द अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स। आप एवेल्युएट करने के लिए, आप टीचर हैं, आप एवेल्युएट करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग डिवाइसेस या फिर टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, विधियां या उपकरणों का, टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से टूल हैं, इन उपकरणों में विभिन्न प्रकार के पेपर पेंसिल परीक्षण, यानी कि आप रिटर्न में आप टेस्ट ले सकते हैं, मानक मानदंड संदर्भ में एक परीक्षण आप ले सकते हैं, यानी कि पहला कह रहा है पेपर पेंसिल टेस्ट ले सकते हैं, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रेफरेंस दे सकते हैं उसके हर एक तरह की चीजों में। अपने स्कूल में देखा होगा ना, सिर्फ और पहले तो क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के बेस के ऊपर ही बच्चों को एनालाइज किया जाता था, आजकल हर तरह के क्राइटेरिया के ऊपर देखा जाता है। टीचर मेड इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल टेस्ट, इनफॉर्मल आप अनौपचारिक तरीके से भी टेस्ट ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मल ही आपको लेना है, बच्चे ने लिख दिया वही सारी चीज होती है, नहीं नहीं नहीं, रिटर्न वाली चीजें अलग होती है। द एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, बच्चे की जो योग्यता है, क्या बच्चे ने अचीव किया है, इसका भी टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा एटीट्यूड टेस्ट स्केल, एटीट्यूड मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण कैसे बदला, कितना चेंज हुआ, इस तरह के ये सारे के सारे टेस्ट आप करके आप एक इवेल्युएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके द्वारा किया गया टीचिंग, आपके द्वारा किया गया टीचिंग
बच्चे को कितना इफेक्ट कर पाया है, लर्नर को कितना इफेक्ट कर पाया है। ठीक है, तो इन सभी टूल्स का माध्यम का इस्तेमाल करके, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप इस चीज का मतलब एनालिसिस कर सकते हैं, आप एवेल्युएशन मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है चेंजेस द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, शिक्षण रणनीति में बदलाव। ये क्या चीज है सर? इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि देखिए, जब कोई शिक्षक अंतिम लक्ष्य यानी कि जो बिहेवियर है, फाइनल जो इसका गोल है कि पहचान करने में असमर्थ होता है, तो वह पुनः अपनी शिक्षण रणनीति की पहचान कर सकता है, अपनी पद्धति की समीक्षा कर सकता है और पुनः अपनी कक्षा की समीक्षा कर सकता है तथा अपनी शिक्षण शैली में परिवर्तन कर सकता है। अंतिम व्यवहार तक पहुंचने के लिए छात्रों के प्रवेश व्यवहार का पुनः आंकलन कर सकता है। इंग्लिश में बात करें तो व्हेन ए टीचर अनेबल टू आइडेंटिफाई द टर्मिनल गोल, मतलब जो उसका फाइनल गोल था, अंतिम उसका जो गोल था, he may again identify his teaching strategy, review his method and teach again, review his class and changing his teaching style, judge the entry behavior of the student again to reach the terminal behavior। ये कह रहा है कि जब आपको ऐसा लगता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपका जो टारगेट था, आपका जो एम था, आपका जो फाइनल अंतिम जो आपका लक्ष्य था, जो आप अल्टीमेटली बच्चे को समझाना चाह रहे थे, पढ़ाना चाह रहे थे, अगर आपने वो अचीव नहीं किया है, आपको ऐसा लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी जो टीचिंग स्टाइल है, अपना जो तरीका है पढ़ाने का, उसको दोबारा से एनालिसिस करना चाहिए, उसको एग्जामिन करना चाहिए कि कहीं ना कहीं मतलब आप बच्चे को जो चीज समझाना चाह रहे थे, आपका जो एम था, आपका जो उद्देश्य था, क्या वो सही में बच्चे तक पहुंच पाया है या इसमें कुछ कमियां रह गई? कमियां रह गई तो आपको दोबारा से अपने टीचिंग स्टाइल के अंदर, आपके टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर चेंज करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। अब जैसे कि ये जो फेज ऑफ टीचिंग, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने वीडियो बनाया, मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद आप लोग देखेंगे, आप लोग अपना कमेंट करेंगे कि भाई आपको कितना समझ में आया, कितना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि भाई मैं समझा नहीं पाया हूँ, बच्चे को जो चीज मिलनी चाहिए थी वो चीज बच्चे को नहीं मिली है या बच्चा नहीं समझ पाया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एग्जामिन करना चाहिए मेरी टीचिंग स्ट्रेटजी को, और मुझे मेरी जो पढ़ाने की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए कि मैं किस तरीके के एग्जाम्पल्स लेके आपको वो चीजें समझा पाऊं, आया ना? फिर मुझे दोबारा से अपनी जो है क्लास के अंदर दोबारा से सेम टॉपिक की दोबारा से मुझे अपनी टीचिंग रणनीति के अंदर चेंज करके, बदलाव करके, एक कोई अच्छी दूसरे टीचिंग स्टाइल को अपना करके आपको समझाना चाहिए, आया ना? ये फेज होता है पोस्ट एक्टिव फेज। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है मेरे भाई, शेयर करना है, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा कोर्स मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ देर कोर्स दे रहा हूँ, कंप्लीट पूरा करवाऊंगा। ऐसा नहीं एक दो क्लास ली और खत्म हो गया। हाँ, डेली क्लास नहीं आएगी, एक दो दिन रुक के क्लासेस आएगी, लेकिन आपके एग्जाम से पहले तक ये सारी की सारी चीजें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड जो मैंने टारगेट बनाया हुआ है, सब आपका पूरा हो जाएगा। आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे मनदीप कोतारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम मनदीप कोतारा सर ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लोगों ने समझा कि हमारे जो टीचिंग के कितने फेज थे बच्चा? 3 फेज थे हम लोगों ने समझा। एक प्री एक्टिव था, प्री एक्टिव के अंदर हम लोगों को लेसन प्लान हमारा पूरा तैयार करना था, सब्जेक्ट मैटर हमारा तैयार करना था कि हम लोग क्या पढ़ाना चाह रहे हैं और क्या हमें पढ़ाना है, कैसे हमें पढ़ाना है, वो सारी की सारी चीजें। इंटरएक्टिव फेज जो होता है, ये होता है बच्चा क्लासरूम के दौरान, कि क्लासरूम के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें वहां पर, कौन कौन सी एक्टिविटी वहां पर इन्वॉल्व होती है। पोस्ट एक्टिव फेज का मतलब होता है कि आपने पढ़ा दिया, उसके बाद एवेल्युएट किया, तो आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी कैसी थी, कितना आपने अचीव किया, अगर अचीव नहीं किया है तो क्यों अचीव नहीं किया, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई है, क्या समस्याएं आई है, उनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो ये था बच्चा आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड की 4 क्लास हो चुकी है बच्चा। जितना भी सिलेबस होगा, कंप्लीट सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहली बार ऐसा कर रहे हैं, पूरा का पूरा चीज आपको फ्री में दे रहे हैं। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश यही है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।